नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम्स की कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन एल्गोरिथम्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स के लिए डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन हम यूज करते हैं। इसीलिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम्स कितने टाइप के होते हैं, फिर कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हम फाइंड आउट करते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की। तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम का, उसके बेसिस पे दो टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ, मैं एल्गो लिखूंगा कभी भी एल्गोरिथम के लिए शॉर्ट फॉर्म में, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम में सबसे पहला आता है इटरेटिव एल्गोरिथम्स। अब इटरेटिव एल्गोरिथम्स क्या कहलाते हैं? अगर आप किसी एल्गोरिथम को सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जो सिंपल सीक्वेंस है उसमें फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं, और इसमें आप सिंपल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो एल्गोरिथम है वो इटरेटिव एल्गोरिथम्स के फॉर्म में आता है। इटरेटिव एल्गोरिथम्स, या इसको हम नॉन रिकर्सिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव। दूसरा, अगर ये नॉन रिकर्सिव है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम। अब रिकर्सिव एल्गोरिथम, इटरेटिव एल्गोरिथम्स के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें सिंपल सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आप फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन और सिंपल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का एल्गोरिथम नॉन रिकर्सिव या इटरेटिव एल्गोरिथम कहलाता है। दूसरा जो टाइप है रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम में हम ऑलवेज रिकर्सन का यूज करते हैं। रिकर्सन क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं कि अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो रिकर्सन कहलाता है। और ऐसे फंक्शन, ऐसे एल्गोरिथम्स जहां कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ऐसी एल्गोरिथम्स जो हैं वो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जब रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में आते हैं तो ये दोनों टाइप के एल्गोरिथम्स के लिए कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का अलग अलग तरीका होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम में आप बेसिकली ये दो टाइप समझ सकते हैं, नॉन रिकर्सिव या इटरेटिव एल्गोरिथम एंड रिकर्सिव एल्गोरिथम। इटरेटिव एल्गोरिथम या नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम जहां हम रिकर्सन का यूज नहीं करते हैं। रिकर्सन मींस कोई फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करता है तो वो रिकर्सन कहलाता है। रिकर्सन को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिकर्सन को आप दो कैटेगरी में क्या रखेंगे? सबसे पहले आता है रिकर्सन, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट रिकर्सन एंड इनडायरेक्ट रिकर्सन। सॉरी, इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन में कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, और इनडायरेक्ट रिकर्सन में दो फंक्शन ऐसे होते हैं, सपोज ए और बी दो फंक्शन है, ए बी को कॉल करता है, बी ए को कॉल करता है, ए बी को कॉल करता है, बी ए को कॉल करता है। तो इस तरह का जो रिकर्सन होता है वो इनडायरेक्ट रिकर्सन कहलाता है। सो ये दो टाइप के रिकर्सन मैंने आपको बताया। इसका डिटेल जानने के लिए आप रिकर्सन पे जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने डाला हुआ है उसको आप रेफर कर सकते हैं।
फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि दो टाइप के एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, इटरेटिव एल्गोरिथम एंड रिकर्सिव एल्गोरिथम। ये इन दोनों टाइप के एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करनी है। सो सबसे जरूरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम में आपको बताऊं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम। सो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आज आप जानते हैं दोस्तों कि आज अगर हम कोई भी हम अपना मोबाइल फास्ट से फास्ट मोबाइल चाहते हैं, हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हम यूज कर रहे हैं वो उसको हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड पे काम करे, जो भी काम हम दें वो जल्दी से जल्दी हो। तो वो कब होगा? जब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हम स्पेस कितना यूज करेगी, अगर हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो स्पेस कितना यूज करेगी रन होने के लिए, या उसमें जो डेटा यूज हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज कितना यूज करेगी, उसके अप्रोक्सीमेशन के लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करते हैं या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं किसी भी एल्गोरिथम की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं। हम एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जैक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी एल्गोरिथम को हम जब इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, और जब हम एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये एल्गोरिथम नहीं रह जाती, ये प्रोग्राम हो जाता है। ये क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और जब प्रोग्राम हम रन करेंगे तब हमें उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन टाइम हमें या एग्जैक्ट रनिंग टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्पेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना अमाउंट ऑफ स्पेस यूज कर रहा है। लेकिन जब हमने एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट ही नहीं किया है तो हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम और या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्पेस हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो जो भी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, दोनों की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही जो है कैलकुलेट करेंगे। सो जनरली हम इनको किसके टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये देखिए दोस्तों, ये है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, इसमें इटरेटिव एल्गोरिथम्स हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम है। फिर दूसरा आता है कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिथम की जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसका आंसर ये होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी को हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये डिपेंड करता है कि आप कहां यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम को। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं जहां आपको स्पेस को इफिशिएंट वे में यूज करना है, आपके पास स्पेस कम है लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो फिर उस केस में आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर हम यहां पे किसी ऐसे एप्लीकेशन के लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं जहां पे हमारे पास स्पेस हम कितना भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए, तो फिर वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वहां पे हम कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है।
दोनों की अपने अपने एप्लीकेशन एरियाज हैं। जहां आपके पास टाइम की कमी है, आप स्पेस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेस हम कितना भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करेंगे। और जहां आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्पेस आपके पास लिमिटेड है, तो फिर आप वहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी एल्गोरिथम आप डिजाइन करेंगे। सो ये हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ, मोस्टली केसेस में हम ये देखते हैं कि अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो बाय स्पेंडिंग सम मनी, हम कुछ पैसा खर्च करके हम कितनी भी स्पेस हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम परचेज नहीं कर सकते। इसलिए मोस्ट केसेस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही प्रायोरिटी पे रखते हैं। और यही रीजन है कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। और इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हम आगे जितनी भी एल्गोरिथम्स की हम कॉम्प्लेक्सिटीज को हम कैलकुलेट करेंगे, उनमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा हम एफिशिएंट वे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसके लिए ये दो टाइप की एल्गोरिथम्स हैं, दो टाइप के आपके स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज है। अब हम इन दोनों को हम हर एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एल्गोरिथम के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप देखें कि हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो उसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे किन किन फैक्टर्स पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट फैक्टर्स affecting complexity, राइट। सो फैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ इनपुट्स। क्या आता है? नंबर ऑफ इनपुट्स। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 नंबर्स आपको दिए गए हैं, वो किसी भी सीक्वेंस में हैं, तो आपको उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके पास 10 नंबर्स हैं, तो आप एक टाइम देते हैं 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स। अगर आपको मैं कह दूं 100 सेकेंड्स, 100 नंबर्स हैं आपके पास, 100 नंबर हैं इसी तरह से, तो आपको ऑब्वियसली जितना टाइम आपको लग रहा था 10 सेकेंड्स को 10 नंबर्स को सॉर्ट करने में, उससे कहीं ज्यादा टाइम आप 100 नंबर्स को सॉर्ट करने में लेंगे। तो नंबर ऑफ इनपुट्स जैसे बढ़े तो आपका टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। नंबर ऑफ इनपुट्स अगर कम कर देंगे, अगर आपसे कहूं कि 2 नंबर्स हैं आपके पास और उनको सॉर्ट करना है, तो बस आपको एक कंपैरिजन करना है और आपको उसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आपके कम है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। सो पहला फैक्टर ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करता है किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को। सेकंड फैक्टर में आता है दोस्तों, इसमें आता है अरेंजमेंट ऑफ इनपुट। अरेंजमेंट ऑफ इनपुट सेकंड फैक्टर होता है, अरेंजमेंट ऑफ इनपुट। सो सेकंड फैक्टर में आप देखें, इसको कैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अगर सपोज 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और कोई पर्सन बाहर से आता है और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में पूछता है कि मुझे इससे मिलना है, वो पहले उससे कभी नहीं मिला, केवल नाम जानता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से मिलना है। अब कंडीशन ये है कि वो जहां से एंटर करेगा, वहां से जो स्टूडेंट बैठा है उसी सीक्वेंस में वो नाम पूछना स्टार्ट करेगा, और जैसे वो स्टूडेंट मिल जाएगा तो वो अपना उससे बात करेगा और चला जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं
कि उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो इस तरह से सर्च करता है। तो आप देखिए कि अगर 150 स्टूडेंट्स हैं और जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट से वो बात करना चाह रहा है वो गेट के पास ही बैठा हुआ है, तो वो वहां से स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट कैंडिडेट ही अगर वो है तो वो उसको मिल जाएगा और वो उससे बात करेगा और चला जाएगा। अगर एक स्टूडेंट से बात करने में, पूछने में, नाम पूछने में उसको 1 सेकंड लगता है, तो उसको स्टूडेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड, क्योंकि उसको पहली स्टेप में, पहली प्लेस पे आज स्टूडेंट मिल गया, तो उसको 1 सेकंड लगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट जिसके लिए वो सर्च कर रहा है वो अगर लास्ट में बैठा हो सबसे, तो वो सबसे 1 बाय 1 नाम पूछते हुए जाएगा और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में उसको स्टूडेंट मिलेगा। तो 50 स्टूडेंट हैं अगर या 50 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उसको 1 सेकंड अगर पर स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं तो उसको 50 सेकेंड्स का टाइम लगेगा उसको पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट करने में। सो अगर वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं दोनों केसेस में, लेकिन अगर वो स्टूडेंट पहली पोजीशन पे बैठा है तो उसको 1 सेकंड लग रहा है। अगर वही स्टूडेंट लास्ट पोजीशन पे बैठा है तो उसको 50 सेकेंड्स लग रहे हैं। और अगर वो स्टूडेंट कहीं भी बीच में बैठा है तो हम एक एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं 25 सेकेंड्स का, क्योंकि कहीं भी मिडिल पोजीशन पे अगर कोई बैठा है तो हम एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं कि मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम के बीच का एक हमने वो ले लिया एवरेज। तो 25 सेकेंड्स का टाइम आपको लगेगा। सो ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ इनपुट्स पे भी डिपेंड करता है कि किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप ये आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। तो 2 फैक्टर हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स कम है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो भी वो होगा। अगर 10 नंबर्स को मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि 10 नंबर्स हैं आपके पास, 10 नंबर्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर आप 10 नंबर्स को सॉर्ट करोगे तो उसको सॉर्ट करने के लिए पहले आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो स्टोरेज होगा उसमें आप 10 नंबर्स को स्टोर करने के लिए 10 बाइट्स, अगर मैं एक नंबर के लिए 1 बाइट्स या जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है इंटीजर का 2 से लेके 4 बाइट्स तक का, अगर मैं 2 बाइट्स कंसीडर करूं तो 10 नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप 20 बाइट्स यूज करेंगे। अगर आपके पास 100 नंबर्स हैं तो 100 नंबर्स के लिए आप 200 बाइट्स यूज करेंगे। तो इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनपुट्स। सेकेंड थिंग, अरेंजमेंट ऑफ इनपुट। अरेंजमेंट ऑफ इनपुट्स पे आपके पास कैसे वो निकालेंगे। अभी दोस्तों जब आप अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने अरेंजमेंट ऑफ इनपुट्स के लिए आपको एग्जांपल लिया था तो आपने देखा कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास में एक बार अगर वो जो जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिलना चाह रहा है वो अगर फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है तो उसको 1 सेकंड टाइम लगेगा और वो मिलकर चला जाएगा। इसका मतलब ये बेस्ट केस है, उसके लिए क्या है? बेस्ट केस है, इससे कम टाइम नहीं लग सकता, बेस्ट केस, राइट? सो ये बेस्ट केस। अगर वही स्टूडेंट लास्ट पोजीशन पे बैठा है तो जो टाइम लगेगा वो 50 सेकेंड्स का लगेगा। अगर 50 से स्टूडेंट्स के लिए 50 सेकेंड्स हैं तो इसको हम मैक्सिमम टाइम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वर्स्ट केस है, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगेगा इसमें। इसका मतलब वो वर्स्ट केस कहलाएगा। अगर वो स्टूडेंट लास्ट पोजीशन पे बैठा है तो वर्स्ट केस कहलाएगा। और अगर वो स्टूडेंट जिसके लिए जिससे कोई पर्सन बात करना चाह रहा है अगर वो बीच में कहीं बैठा है तो हम एक ऑन एन एवरेज टाइम लेके चलते हैं, 25 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो वो जो एवरेज, जब स्टूडेंट कहीं भी बीच की किसी भी पोजीशन पर बैठा है तो उस समय जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्या होगी? एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इतना तो आपको लगेगा ही ऑन एन एवरेज, राइट? इसी तरह से टाइप जो अब मैंने आपको बताया कि अरेंजमेंट ऑफ इनपुट्स के बेस पे हम कॉम्प्लेक्सिटीज को भी कई उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे
सो कितने केस हो गए? बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है? जब हमें मिनिमम टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम। एवरेज केस, एवरेज केस क्या होता है? जब हमें एक एवरेज टाइम लग रहा है। एवरेज टाइम का मतलब इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। मिनिमम टाइम का मतलब इससे ज्यादा लग सकता है लेकिन इससे कम नहीं लग सकता। देन तीसरा केस होगा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम। इसका मतलब वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इस एल्गोरिथम को किसी भी इनपुट के लिए रन करेंगे तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ इससे कम लग सकता है। तो इसका मतलब वो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर एवरेज टाइम है, इसका मतलब इससे ज्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है, दोनों केस पॉसिबल है इसमें। वेस्ट केस में मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है ये, तो इससे ज्यादा लग सकता है लेकिन इससे कम टाइम नहीं लग सकता है, इससे कम टाइम नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम टाइम, राइट। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो हम ये सारे केसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को हम हर एल्गोरिथम के लिए फाइंड आउट करेंगे, जैसे जैसे हम जो एल्गोरिथम्स डिस्कस करते जाएंगे और हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम फाइंड आउट करते जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इटरेटिव एल्गोरिथम से। फिर मैं आपको पहले दोनों के एल्गोरिथम मेथड बताऊंगा कि आप कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, इटरेटिव एल्गोरिथम के लिए, रिकर्सिव एल्गोरिथम के। फिर हम उनके एग्जांपल्स लेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।